Hello students, today we will study unit number 4 which is electrical machines. So in this video we are going to understand that what is the meaning of rotating magnetic field and how it is generated. Also in this video we will derive this equation that total flux is equals to 1.5 times of maximum flux at any point. So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. Okay. तो सबसे पहले तो we will try to understand the meaning of rotating magnetic field means what. ठीक. अच्छा. So if you will take one three-phase induction motor. So inside of that three-phase induction motor, magnetic fields are produced. And that magnetic field will rotate at a constant speed. So such type of magnetic field is known as rotating magnetic field. अच्छे समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आपके पास एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होती रहती है, जिसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. और जो वो कांस्टेंट स्पीड है बच्चों, वो कांस्टेंट स्पीड होती है ns इज इक्वल्स टू 120 f बाय p के बराबर. ये कांस्टेंट स्पीड से वो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती रहती है, जिसके अंदर P है वो नंबर ऑफ पोल है और F जो है, जो आप एसी सप्लाई दे रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी बताती है. ठीक है. अच्छा, ये तो थी सारी इक्वेशन की बातें कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है. थ्री फेज इंडक्शन मोटर में प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड और उसने रोटेट होना शुरू कर दिया. लेकिन हाउ एक्चुअली दैट मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग, दैट वी विल अंडरस्टैंड. कैसे, वो हम समझते हैं. ठीक है. तो हम सबको पता है कि आपके पास अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो उसके अंदर बेसिक दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम स्टेटर. स्टेटर यानी आउटर, यू कैन से आउटर डिवाइस. और ये आउटर डिवाइस को हम स्टेटर बोलते हैं, जो स्टेशनरी होती है, जिसको हम बच्चों देते हैं थ्री फेज एसी सप्लाई, हम उसको देते हैं. ठीक है. अच्छा, अब उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है एक रोटर. तो ऐसे करके मैंने एक रोटर बना दिया. ठीक है. और रोटर का होता है एक मेन शाफ्ट. मेन शाफ्ट यानी रोटर रोटेट होता रहता है. ठीक है. अब रोटर के अंदर बच्चों वाइंडिंग्स आती है, आप फिर बोल सकते हो कॉइल आते हैं, यानी कि वायर्स जो होते हैं ऐसे 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 करके वाइंड किए गए होते हैं. और हम थ्री फेज की बात कर रहे हैं तो हम थ्री वाइंडिंग लेंगे आर बाई बी की. कैसे, जैसे कि यहां पे मैंने एक ले लिया आर फेज का वाइंडिंग. ठीक है, ये आर हो गया हमारा. अब ये डॉट क्या बताता है, क्रॉस क्या बताता है, डॉट ये बताता है बच्चों कि यहां से वायर बाहर आ रहा है और यहां से वायर अंदर जा रहा है. ऐसे करके कुछ ऐसे जा रहा है वायर. ठीक है. अच्छा, इसको अगर मैं बताऊं यहां पे तो ऐसे करके कुछ ऐसे. ठीक है. अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, आर डॉट बनाया हमने, और ये हमारा क्रॉस, यानी यहां से वायर कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, और यहां से वायर क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, यहां से बाहर जा रहा है. ठीक है. अच्छा, अब ये जो आर फेज है उसके 120 डिग्री यहां पे हम कौन सा फेज लेंगे, वाई फेज ले लेंगे. ठीक है. वाई फेज का वाइंडिंग ले लेंगे और इसके एग्जैक्ट सामने जो है उसको वाई डैश बोल देंगे, ये आर डैश बोल देंगे. ठीक है. यानी कि एक कॉपर का वायर है, वो कॉपर का वायर यहां से बाहर निकल के यहां जा रहा है, ऐसे करके कुछ ऐसे जा रहा है. ठीक है. अगर यही चीज को मैं यहां बताना चाहूं तो ऐसे करके कुछ ऐसे भी बता सकता हूं. ये हमारा क्या हो गया, वाई. ये हमारा क्या हो गया, वाई डैश. यानी यहां से कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, यहां से ये अंदर आ रहा है. ठीक है. अच्छा, उसी तरीके से अब इसके 120 पे मैं यहां ले लू कौन सा, हमारा बी फेज का वाइंडिंग. तो इसके सामने हम ले लेंगे कौन सा, बी डैश, कि जिसके अंदर वायर, यानी कि यहां से वायर निकला, इसके अंदर गया, ऐसे वायर कुछ ऐसे, ये बोर्ड के अंदर से बोर्ड के बाहर आ रहा है. तो ऐसे करके कुछ ऐसे बना देते हैं. ठीक है. अच्छा, तो ये बी है, ये हमारा क्रॉस यहाँ पे यानी बी डैश, यानी ये बी से क्या खो रहा है, वायर बी से बाहर आ रहा है, बी से बाहर आ रहा है, और ये क्रॉस है उसके अंदर जा रहा है, तो उसके अंदर जा रहा है. तो ऐसे हमने तीन वाइंडिंग लगा दी. ठीक है. अच्छा, अब जब हम ये थ्री फेज एसी सप्लाई देंगे स्टेटर को तो क्या होगा बच्चों, ये जो वाइंडिंग्स है इसके अंदर
करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये आपका बाहर का स्टेटर अंदर का रोटर दोनों के बीच में तो गैप है, तो फिर यहां करंट दिया तो अंदर कैसे करंट आ गया? तो वो चीज समझने के लिए हमने ट्रांसफॉर्मर में भी पढ़ी थी कि ट्रांसफॉर्मर में हमने पढ़ा था कि एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, सॉरी एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी वाइंडिंग को जब हम 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, सेकेंडरी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फैराडे ने बताया था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने करंट दिया तो वाइंडिंग के अंदर भी करंट इंड्यूस्ड हो गया, ठीक। अच्छा, अब करंट इंड्यूस हो गया यानी ये जो सारे वायर्स है, वाइंडिंग है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो भी हमने बता के रखा है, ऐसे करके यहाँ पे आर में, वाई में ये डायरेक्शन में, ये बी में ये डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा अभी हमने फिलहाल अज्यूम किया है कि ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको ये भी पता है, फैराडे ने ये बताया है कि इफ यू टेक वन वायर एंड फ्रॉम दैट इफ यू फ्लो द करंट, सो व्हाट्स हैपन, दैट वायर व्हिच इज करंट कैरिंग विल प्रोड्यूस वन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन पता करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वायर है तो ये भी वायर ही है हमारे, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कौन सी डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे जो फिंगर्स है उसको हम करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो थंब जो होगा हमारा वो क्या पॉइंट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। वापस एक बार, जो भी हमारा करंट है वो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के हम फिंगर को कर्ल करेंगे, तो थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कैसे, आओ देखते हैं। पहले ये आर की बात करें, ठीक है। अब आर की बात करें तो करंट कैसे है, ऐसे है, तो मैं कर्ल ऐसे करूंगा, ऐसे, यानी यहां जाएगा, यहां जाएगा, ये आर ये बाहर आ रहा है, बाहर ये अंदर जा रहा है, तो यहाँ ये साइड आएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड जो आर वाइंडिंग में बन रही है। तो मैं ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, किसने प्रोड्यूस करी, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी आर वाइंडिंग ने प्रोड्यूस करी, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर वाई की बात करें तो डायग्राम में वाई यहाँ पे है तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, यहाँ ये देखो डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आता तो यहाँ से क्या है बच्चों, बाहर निकल रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है करंट, तो ऐसे आप करो, यहाँ से अंदर जा रहा है अंदर, यहाँ से बाहर आ रहा, तो थंब कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये डायरेक्शन में। तो यहां से मैं बनाऊंगा ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया किसने, वाई फेस ने, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम बी फेस की बात करें, बी फेस की बात करें तो ऐसे डायरेक्शन है, यानी कर्ल करो करंट की डायरेक्शन को ऐसे, यहां से ऐसे, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो थंब ये डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों कौन सा हो जाएगा, बी फेस में ये डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर हम देखें तो ये आर फेस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 120 डिग्री वाई फेस के साथ है, और ये 120 डिग्री किसके साथ है, बी के साथ, और बी इसके साथ किसके डिग्री कितने में है, 120 डिग्री में। हमको पता है कि 3 फेज वाइंडिंग में फेज डिफरेंसेस आर ऑलवेज 120 डिग्री, ओके। अच्छा, अब ये जो सारी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, उसका कोई एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा या कोई टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो फिलहाल के लिए मैं अज्यूम करता हूं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, कुछ इसको बीटी बोल देते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता है कि रोटर जो है वो रोटेट करता रहता है, तो ये रोटर अगर रोटेट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो भी रोटेट करती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से। कौन सी कांस्टेंट स्पीड से, मैंने बताया था 120 f बाय पी, इससे रोटेट करती रहेगी। यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसके अंदर बच्चों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इस तरह से। तो ये मीनिंग हो गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, कैसे रोटेट होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बच्चों डिराइव करने वाले हैं ये वाला इक्वेशन, कौन सा, phi t is equals to 1.5 टाइम्स ऑफ phi m। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या कि फाई जो है फ्लक्स वो किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है। यहाँ पे ए जो है वो क्या है, वाइंडिंग्स का एरिया जो कि कांस्टेंट है। तो कैन आई राइट लाइक दिस, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी जहां जहां मैंने बी लिखा है वहां वहां फाई लिख सकते हैं, जहां जहां बी लिखा है वहां वहां फाई लिख सकते हैं। तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ऐसे कुछ बनेगा, ये वाला, ये बी यानी आर वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर ये साइड बना दे, ये कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स, वाई वाइंडिंग में, और लास्ट में यहां पे मैं बना दूं
ये कौन सा फ्लक्स, बी वाइंडिंग में, ठीक है। अब आर से ये कितना है, 120 डिग्री अपार्ट, ये भी 120 डिग्री अपार्ट और ये भी 120 डिग्री अपार्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बना, तो मैं बोलूंगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बना, तो मैं बोलूंगा ये मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से बना। अब करंट का इक्वेशन हमको पता है कौन सा, I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी बोल लो, साइन थीटा बोल लो, ये डेरिवेशन भी हमने करके रखा है, ठीक है। अच्छा, तो फाई का इक्वेशन क्या आ जाएगा, यही क्या, फाई आई की जगह फाई एम साइन थीटा या ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, अब हम इक्वेशन लिखने की ट्राई करेंगे किसकी, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूं, कहाँ पे लिखूं, इसको रब कर देते हैं थोड़ा, यहाँ पे इक्वेशन कॉर्नर पे लिखने की ट्राई करते हैं। कौन सा, पहला तो लिखेंगे हम फाई आर, फ्लक्स इन आर फेज, तो क्या आएगा इक्वेशन, फाई एम साइन थीटा, तो ये लिख लेंगे फाई एम साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर हम लिखेंगे फाई वाई का हो, फाई आर का हो गया, फाई वाई का लिखेंगे, तो फाई वाई के लिए क्या लिखेंगे, फाई एम साइन थीटा माइनस 120 डिग्री। अब माइनस 120 क्यों लिखा, क्योंकि ये फाई आर से माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में 120 डिग्री है, इसलिए। बी फेज का फ्लक्स लिखे तो हम लिखेंगे फाई एम साइन थीटा माइनस 240 डिग्री। 240 क्यों लिखा, क्योंकि आर से माइनस 120 माइनस 240 पे है ये बी फ्लक्स, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन हमने लिख दिए जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, अब ये तीन इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाना चाहे थ्री फेज का, तो हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे हम ले लेंगे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम ले लेंगे फाई, ठीक। अब हम फाई आर के लिए लिखेंगे तो इनिशियल फेज तो जीरो है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स इन आर फेज का, ठीक है। अब ये जो बच्चों वैल्यू है इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स फाई एम, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा वो माइनस फाई एम के बराबर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फाई एम फाई वाई का फ्लक्स लिखे तो फाई आर से कितना डिग्री अपार्ट है, माइनस नेगेटिव 120, नेगेटिव यानी माइनस डायरेक्शन में। अच्छा, तो यहां से मैं कुछ लेता हूं ऐसे करके, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये किसका हमारा हो गया, फाई वाई का हो गया, ओके। अच्छा, अब फाई बी जो है वो ये जो फाई आर है उससे और माइनस 240 पे है, और माइनस ये 120, ये 240 ऊपर आ गया, तो यहां से मैं कुछ बनाऊंगा ऐसे करके कुछ, ऐसे करके कुछ, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा कौन सा हो गया, लास्ट वाला फाई बी का हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे 0 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे हमको 60 डिग्री मिलेगा, यहाँ पे हमको 120 डिग्री मिलेगा, और ये हाफ साइकिल यानी 180 डिग्री, ये देख सकते हो आप, ये हाफ साइकिल, और ये फुल साइकिल यानी कौन कितना यहाँ पे आएगा 360 डिग्री। अच्छा, अब अगर आप कोई भी पॉइंट पे, कोई भी एंगल पे अगर आप टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, 1.55 एम के बराबर आएगा, मैक्सिमम फ्लक्स के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप ये पॉइंट पे यानी थीटा बराबर 0 डिग्री पे टोटल फ्लक्स निकालोगे तो इतना वैल्यू आपका आना चाहिए, तो वो हम डिराइव करके देख लेंगे, और 60, 120, 180 पे आप खुद से डिराइव करके देख लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या कि 0 डिग्री पे इफ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये रब कर देता हूं। तो हम क्या करने वाले हैं, 0 डिग्री पे यानी यहाँ पे मैं डिग्री भी लिख लू, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना था, और 60 देन 180 डिग्री था, यहाँ पे एक और रह गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 60, 180, ठीक। अच्छा, तो इस पे हम ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो केस 1 ले लेते हैं, ऐसे आपके केस 4 केसेस आने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं केस नंबर 1, ठीक। तो ये 30 पे रहने देते हैं, 60 और 180 का लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 कौन सा, थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, अब रखो इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री फाई आर में, तो फाई आर में थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पे क्या मिलेगा, फाई एम साइन थीटा यानी 0 साइन 0 0, तो फाई आर इक्वल टू कितना हो गया,
जीरो, ठीक है पूरा, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। अब फाइव वाई की बात करें तो फाइव वाई इज इक्वल टू क्या, फाइव एम साइन थीटा माइनस 120, थीटा कितना लेना है, जीरो, माइनस 120, तो ये माइनस आगे ले आते हैं तो माइनस फाइव एम साइन ऑफ 120 डिग्री, सो माइनस फाइव एम, अब साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 के बराबर होता है, तो ये फाइव वाई का वैल्यू भी आपको मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जाते हैं, कौन सा, फाइव बी की बात करते हैं। फाइव बी क्या है, फाइव एम साइन थीटा माइनस 240, सो थीटा जीरो लिया है हमने केस वन के लिए, 240, ठीक, माइनस साइन को बाहर ले आओ, फाइव एम साइन कितना ले ले, 240, अच्छा, माइनस फाइव एम साइन 240 का वैल्यू होता है बच्चों √3 माइनस √3/2, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइव बी का वैल्यू आ जाएगा फाइव एम √3/2, ठीक है। अच्छा, तो तीन जो हमारे फेज के फ्लक्स है उसका हमें आंसर मिल चुका है। अब ये तीन जो फ्लक्स है उनको हम फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, कि यहाँ पे मैंने से कुछ सर्कल बना दिया फेजर डायग्राम के लिए, ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट की बात करें, फाइव आर कितना एंगल था, जीरो एंगल, यानी जीरो एंगल कितना वैल्यू आ रहा है, जीरो, तो यहाँ पे आएगा फाइव आर जो कि जीरो के बराबर होगा। उसी तरीके से फाइव वाई की बात करें तो कितने एंगल पे था, माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ पे ये माइनस 90 हो जाएगा, ये माइनस 180, ये माइनस 270, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए, ठीक, तो माइनस 120 यानी यहाँ कहाँ पे आएगा, ये माइनस 120 डिग्री, ये पूरा कितना 120, अच्छा कितना है वैल्यू, माइनस 5m√3/2 के बराबर है इसका मैग्नीट्यूड, ओके। थर्ड की बात करें, 5b की बात करें, कितने एंगल पे है, माइनस 240 पे, यानी 180 माइनस 270 के बीच में आएगा, ये कितना पूरा एंगल बन गया, ये पूरा एंगल बन गया 240 माइनस, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 5m√3/2 के बराबर। अच्छा, अगर बच्चों ये वेक्टर को हमें प्लस में लेना है तो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एक वेक्टर बना देंगे, तो उसका वैल्यू प्लस आ जाएगा, सो प्लस 5m√3/2 हम लिख सकते हैं। अब ये वेक्टर को भूल जाओ, क्यों, क्योंकि हमने इसका ऑपोजिट ले लिया है, ठीक है। यानी कि हमें कैसा एक वेक्टर मिलेगा, कैसा डायग्राम मिलेगा, हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा, यहाँ पे बताता हूं मैं, ऐसा कुछ डायग्राम मिलेगा जिसमें ये वेक्टर कितना है 5m√3/2 और ये कितना है 5m√3/2, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों, और ये यहाँ पे कितना है 5r 0 के बराबर है, तो ये तीन जो वेक्टर है उसका अगर हमें टोटल फाइंड करना है या बोलो रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट टोटल फ्लक्स, जिसका वैल्यू हमें 1.5 के बराबर प्रूव करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप दो वेक्टर का जो एडिशन करते थे, कौन सा इक्वेशन था अगर आपको याद हो तो, कि रिजल्टेंट फाई आर कैसे ढूंढोगे, कि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, आपके पास a है, ये a, b है, ये b है, 2ab cos थीटा, थीटा यानी ये दो एंगल के बीच का, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो हम शॉर्टकट लगाएंगे, ये प्रोसेस से भी आप ढूंढ सकते हो ऐसे पैरेललोग्राम बना के, ठीक है। तो शॉर्टकट में क्या करेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये सपोज पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट बना दूं मैं A और ये पॉइंट बना दूं D, ठीक। हमें फाई टी का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फाई टी बराबर, ये फाई टी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा, और ये ए डी आधा आधा इक्वल पोर्शन में है ये, तो हम क्या लिख लेंगे, ए डी जो पूरा है वो 2 टाइम्स ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के बराबर हो जाएगा। सपोज ये पॉइंट बी कंसिडर कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो ओ डी है, ओ डी इसका मैग्नीट्यूड इसके कॉस कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, यानी ओ डी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। सपोज ये थीटा, इसका कॉस कंपोनेंट, तो ले लेंगे 2 टाइम्स ऑफ ओ डी यानी ओ बी कॉस थीटा, सो ओ बी कॉस थीटा, ठीक है। 2 इंटू ओ बी का वैल्यू क्या है 5m√3/2 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है बच्चों, ये एंगल, ये एंगल ढूंढेंगे, तो यहां से पूरा एंगल कितना है 240, 240 में कितने ऐड करो तो 270 आएंगे, 30 ऐड करो, तो ये जो एंगल है वो 30 है, यानी कि ये जो एंगल है कितना है बच्चों 30 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos 30 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाई टी का वैल्यू क्या आएगा 5m√3 cos 30 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2, तो ये फाई टी इज इक्वल्स टू 5m
√3 कितना हो जाएगा 3/2, सो 5t। √3/2 कितना होता है 1.5 5m। तो बच्चों इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट पे, और ये कोई भी पॉइंट यानी एक ये पॉइंट हमने ले लिया, तो जिस पे अगर टोटल फ्लक्स का वैल्यू आप निकालो तो 1.5 टाइम्स 5m के बराबर आता है। और 60 और 180 के लिए आप खुद से ट्राई करो, आता है कि नहीं जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। So now I would like to end this video. So till then, read hard, work hard. Thank you very much.